नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और 5 बजने वाले हैं और ये ताज़ा तरीन बुलेटिन लेकर हम आपके लिए हाजिर हैं विद न्यू हेडलाइंस एंड न्यू स्टोरीज। तो सबसे पहले खबर नजर हेडलाइंस पर। रसोई गैस के दाम ना बढ़े, इसके लिए कैबिनेट ने कंपनियों को सब्सिडी देने का लिया फैसला। उज्ज्वला योजना के तहत भी सस्ता मिलता रहेगा एलपीजी सिलेंडर। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में आज रहा दबाव। सेंसेक्स निफ्टी करीब 1% की गिरावट पर हुए बंद। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में रही बिकवाली। डिफेंस, रियल्टी, मेटल इंडेक्स सबसे ज्यादा पिटे। अनुमान के करीब रहे एसबीआई के पहली तिमाही के नतीजे। मुनाफा 12% बढ़कर 19,000 करोड़ के पार। हालांकि ब्याज से कमाई पर हल्का दबाव। एसेट क्वालिटी में भी दिखी गिरावट। अमेरिका के गोल्ड पर लगाने के बाद सोना रिकॉर्ड हाई पर। एमसीएक्स पर सोना 1,02,200 के पार। कॉमेक्स पर भाव $3400 के करीब। यूएस और लंदन की कीमतों में $100 का प्रीमियम। भारत से टैरिफ विवाद के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान। कहा, जब तक टैरिफ का मामला नहीं सुलझ जाता डील पर नहीं होगी बात। चुनाव आयोग पर राहुल गांधी के आरोपों पर सियासी हंगामा। बंगलुरु में रैली कर राहुल ने दोहराया आरोप। बीजेपी ने राहुल पर झूठ फैलाने का लगाया आरोप। गृहमंत्री अमित शाह ने बिहार के सीतामढ़ी में जानकी देवी मंदिर का किया भूमि पूजन। 882 करोड़ रुपए की लागत से पुनौरा धाम में बनेगा भव्य मंदिर। उत्तरकाशी के धराली में चौथे दिन भी युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अब तक 400 लोगों को बचाया गया। हेलीकॉप्टरों की ली जा रही है मदद। सड़क से संचार तक हालात सामान्य करने की कोशिश। शुरुआत करेंगे आपकी जेब से जुड़ी खबर के साथ। रसोई गैस के दाम काबू में रखने के लिए कैबिनेट की बैठक में सरकार ने 2 बड़े फैसले लिए हैं। इसके तहत ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को सब्सिडी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है और साथ ही जो सब्सिडी उज्ज्वला सिस्टम के तहत मिलती थी वो भी जारी रहेगी। कैसे हमारे मिडिल क्लास परिवारों में एलपीजी गैस अफोर्डेबल रहे, कम से कम दाम पे मिले, उसके लिए 30,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी आज अप्रूव हुई है, जो सीधा हमारे एलपीजी, हमारे मध्यम वर्ग के परिवारों के बेनिफिट में जाएगी। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में 5 अहम फैसले लिए गए। ज़्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे अपने सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। जी लक्ष्मण, तो कैबिनेट की बैठक में ये तो एक बड़ा फैसला है जो कि गैस सब्सिडी से जुड़ा हुआ है। ऑयल मार्केटिंग कंपनी, आम उपभोक्ता सबको फायदा, और साथ में क्या अहम फैसले लिए गए हैं? जी हाँ, कैबिनेट ने 5 बड़े फैसले लिए हैं। उसमें से 2 फैसला ऑयल मार्केटिंग कंपनियों से जुड़ा हुआ है, जिसमें आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल जैसी कंपनियां हैं। दरअसल यहाँ पे सरकार ने 2 फैसले इनके लिए ये लिया है कि पहला तो ये कि इन कंपनियों ने पिछले कारोबारी साल में एलपीजी सिलेंडर के दाम यानी रसोई गैस के दाम नहीं बढ़ाए थे, जबकि दाम बढ़ाना इनको बनता था। इसके एवज में इनको नुकसान हुआ था, तो उस नुकसान की भरपाई के लिए कैबिनेट ने 30,000 करोड़ रुपए देने का फैसला लिया है। हालांकि जो 30,000 करोड़ रुपए इन कंपनियों को दिया जाएगा, इसके लिए सरकार ने पहले ही पेट्रोल डीजल पे एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी थी और उससे जो रकम आई है उस रकम का इस्तेमाल इन ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को एलपीजी पर हुए नुकसान की भरपाई के तौर पर दिया जाएगा। ये कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। दूसरा जो बड़ा फैसला इन कंपनियों को लिया गया है वह है उज्ज्वला स्कीम के लिए। उज्ज्वला स्कीम के तहत सरकार एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी देती है। वो सब्सिडी चालू कारोबारी साल के लिए दिया जाना था, तो उसके लिए सरकार ने 12,060 करोड़ रुपए सब्सिडी देने का फैसला लिया है। इससे करीब 10 करोड़ 33 लाख परिवारों को फायदा होगा। यह भी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को दिया जाएगा, क्योंकि उज्ज्वला स्कीम के तहत गरीबों को सस्ते में एलपीजी सिलेंडर यानी रसोई गैस मुहैया कराती हैं। तीसरा फैसला लिया गया है दरअसल एजुकेशन सेक्टर के लिए। जो राज्य स्तर पर जो टेक्निकल संस्थाएं हैं, शिक्षण संस्थाएं हैं, उनको सरकार यहाँ पे 4200 करोड़ रुपए यानी 4,200 करोड़ रुपए देगी। ये जो पैसा देगी इसके लिए इन एजुकेशन संस्थाओं में रिसर्च सेंटर को बढ़ावा दिया जाना है। और एक और बड़ा फैसला असम और त्रिपुरा के लिए है। वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, ज़रूरतमंद लोगों को बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने और पिछड़े वर्गों को मदद करने के लिए सरकार ने फैसला लिया है। ये करीब 4,250 करोड़ रुपए का है। तो ये 5 बड़े फैसले हुए कैबिनेट की बैठक में जो लिए गए हैं। जी, बहुत शुक्रिया लक्ष्मण ने फैसलों को हमें डिटेल में समझाने के लिए। अब बात कर लेते हैं बाजार की। कारोबारी हफ्ते का आज आखिरी दिन था और बाजार दबाव में दिखा। सेंसेक्स निफ्टी करीब 1% की गिरावट के साथ बंद हुए हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में आज बिकवाली हावी रही। तो कैसा रहा कुल मिला के बाजार, बता रही हैं हमारी सहयोगी कंचन नौटियाल।
तो हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन बाजार में हमें एक भारी गिरावट का जो है सामना करना पड़ा है। सेंसेक्स, बैंक निफ्टी साथ हमें देखने को मिला है करीब 1% की कमजोरी के साथ बंद हुए। जैसे कि आप देख रहे हैं मिड कैप का तो इससे भी बुरा हाल हमें होता हुआ दिखाई दिया है। अगर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात करी जाए तो आइए देखते हैं निफ्टी के बढ़ने वाले शेयर्स कौन से रहे हैं। एनटीपीसी, टाइटन, डॉक्टर रेड्डी और एचडीएफसी लाइफ में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। लूजिंग पॉकेट की बात करी जाए तो देखिए भारतीय एयरटेल, अडानी एंटरप्राइजेस यहाँ पे ब्लॉक डील हुई थी, जिसके बाद ये गिरावट है। इंडसइंड बैंक और श्रीराम फाइनेंस भी आज कमजोरी के साथ बंद हुए हैं। मिड कैप की तरफ नजर डाली जाए तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कमेंस इंडिया, मैक्स फाइनेंशियल और एचपीसीएल आज बढ़त के साथ बंद हुए लूजिंग पॉकेट में। आइए देखते हैं कल्याण ज्वेलर्स, बायोकॉन, कोफॉर्ज और मजगांव में भी एक हमें भारी गिरावट देखने को मिली। लेकिन हफ्ते के कारोबारी दिन बाजार में जो बियर्स का मूड है काफी ज्यादा हाई देखने को मिला है। तो आज बाजार में बड़ी गिरावट रही। टैरिफ और कमजोर नतीजों से बाजार में टेंशन बढ़ा हुआ है। तो आज आवाज अड्डा में भी इसी पर चर्चा हो रही है। टैरिफ तांडव शाम 7:57 पर जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। और अब बात सोने की, जिसने आज फिर एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। सोना अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। 24 कैरेट गोल्ड का दाम 1,02,250 रुपए प्रति 10 ग्राम तक आ गया है। क्या है सोने में इस तेजी की वजह? क्यों सोने में अब इतनी जोरदार तेजी आ गई है, बता रही है हमारी कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता। जी हाँ, सोने के लिए दूसरा ऐसा हफ्ता है जहां पर बढ़त के साथ हमने कारोबार होता हुआ देखा है। और इस हफ्ते में तो 2 दिन लगातार ऑल टाइम हाईज भी सोने ने बनाए हैं। सो मच सो कि 1,02,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के ऊपर अब सोने के लेवल्स बनते हुए नजर आए हैं। तेजी के 3-4 फैक्टर्स हैं। एक तो ये कि टैरिफ्स को लेकर अभी भी यहाँ पर काफी चिंता है। यूएस का जॉब्स डेटा उम्मीद से काफी कमजोर आया और पिछले 2 महीने में भी हमने यहाँ पर डाउनवर्ड रिविजन आता हुआ देखा। तो अब बाजार को लगता है कि सितंबर के महीने में यूएस यहाँ पर एक रेट कटौती कर सकता है। बाजार ये भी चीज देख रहा है कि जिस तरह से टैरिफ का इंपैक्ट हम ज्यादातर इकोनॉमीज पे बनता हुआ देख रहे हैं, उससे शायद ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ग्लोबल डिमांड ग्रोथ में यहां पर कुछ कटौती देखने को मिल सकती है। तीसरी बड़ी बात यहां पर सैंक्शंस को लेकर है। जिस तरह से हमने भारत पर, काफी दूसरी कंट्रीज पर सेकेंडरी सैंक्शंस लगते हुए देखे। यूएस ने रशिया को बोला है कि 100% सैंक्शंस वहां पर ऑयल को लगाया जा सकता है। 100% टैरिफ हमने सेमीकंडक्टर्स और काफी सारे दूसरी चीजों पे आते हुए देखे। तो ये चिंता की बात है, जिसका भी प्रीमियम यहां पर सोने पे आया। और मोस्ट इंटरेस्टिंगली चाइना का जिस तरह से डेटा आया है, ये 9वां ऐसा महीना है जब चाइना सेंट्रल बैंक ने सोने को अपने रिजर्व में फिर से ऐड किया है। यानी कि ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स की खरीदारी अब भी वहीं की वहीं है। बाजार को लगता है कि अगर हम 3500 के लेवल्स यहां पर होल्ड करें तो ऊपर में $3600-3800 प्रति आउंस के लेवल्स अब भी बरकरार हैं एज टारगेट्स। और जहां तक इंडियन मार्केट्स की बात है, इस दिवाली तक आप 1,08,000 से 1,10,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के हायर लेवल्स शायद अपने चार्ट्स पर देख पाएंगे। 1,08,000 से 1,10,000 तक सोना जा सकता है। मनीषा बता रही है हमें दिवाली तक। बहुत शुक्रिया मनीषा इस अपडेट के लिए। सोने की चाल पर नजर रहेगी। अब बात कर लेते हैं अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप की। अमेरिकी राष्ट्रपति टैरिफ को लेकर भारत पर लगातार दबाव बना रहे हैं। भारत पर 50% टैरिफ लगाने के बाद अब ट्रंप ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच तब तक ट्रेड डील पर बातचीत नहीं होगी जब तक मामला सुलझ नहीं जाता। सुनिए। Do you expect increased trade negotiations, since you've announced the 50% tariff? No, not until we get it resolved. बोल रहे हैं कि जब तक रिजॉल्व नहीं होता तब तक नहीं बात करेंगे। इधर ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री ट्रंप टैरिफ के असर से निपटने के लिए अमेरिका प्लस स्ट्रेटेजी पर काम कर रही है, यानी अमेरिका के अलावा बाकी बाजारों की तलाश। ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री के एसोसिएशन ACMA यानी एक्मा के मुताबिक साल 2024-25 में भारत से ऑटो कंपोनेंट निर्यात में अमेरिका का हिस्सा 27% था। इंडस्ट्री का कहना है कि वो टैरिफ के असर से निपटने के लिए तैयार है। There is a 21-day period still available for us to negotiate, and we have full faith in our government and their negotiating skills. They have stood by us so far, and I believe they will support us, if not directly, in some other ways, so that the industry continues to remain competitive. ऑटो कंपोनेंट पे असर तो पड़ेगा, बट अगर आप पूरा एक्सपोर्ट अपना देखेंगे इंडिया से जो हो रहा है, उसमें से यूएस का कंपोनेंट इतना ज्यादा नहीं है।
तो असर तो जो लोग अभी एक्सपोर्ट कर रहे हैं उन पे ज़रूर होगा, बट अभी आई थिंक हमारे हिसाब से वो टेम्पररी होगा। अगर हमने यूएई की बात करी, अगर हम जीसीसी खोले, अगर हम लैटाम खोले, अगर हम अफ्रीका खोले, अगर हम वेस्ट अफ्रीका खोले, ईस्ट अफ्रीका खोले, साउथ अफ्रीका खोले, तो उसका जितना भी इम्पैक्ट होना है उससे कई ज्यादा पोटेंशियल हमारे पास इन मार्केट्स में है। तो एक्चुअली हमें वो वी हैव टू स्टार्ट लुकिंग बियॉन्ड दोस 2 or 3 कन्वेंशनल मार्केट्स। बंगलुरु की रैली में राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर एक बार फिर से निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा है कि चुनाव आयोग मुझसे शपथ और प्रमाण मांग रहा है, लेकिन मैं संसद में संविधान की शपथ लेकर आया हूं। उन्होंने आरोप लगाया कि जब लोग चुनाव आयोग से सवाल पूछ रहे हैं तो चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट बंद कर दी। मुझसे इलेक्शन कमीशन एफिडेविट मांगता है, मुझसे कहता है कि मुझे ओथ लेना है। पार्लियामेंट के सामने, पार्लियामेंट के अंदर ओथ लिया है, इस संविधान के सामने ओथ लिया है, इस पर हाथ डाल के वोट लिया है, इस पे हाथ डालकर ओथ लिया है। आज जब हिंदुस्तान की जनता हमारे डेटा को लेकर इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर सवाल पूछ रही है, तो इलेक्शन कमीशन ने अपना वेबसाइट बंद कर दिया। इधर बीजेपी ने राहुल पर तैयारी के साथ झूठ बोलने का आरोप लगाया। बीजेपी के नेता भूपेंद्र यादव ने कहा है कि महाराष्ट्र में जहां वोट बढ़े हैं वहां कांग्रेस को फायदा हुआ है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी कितना बड़ा झूठ तैयारी करके बोल सकते हैं, बिना तैयारी तो कर ही नहीं होगी। इतना बड़ा प्रेजेंटेशन दिया था, आपको सुनकर के उनका बुनियादी वाक्य था महाराष्ट्र में 1 करोड़ वोट बढ़े। मेन बुनियाद तो यही है उनके भाषण की। तो लोकसभा और विधानसभा के बीच में 40 लाख वोट बढ़े, राहुल गांधी 1 करोड़ बता रहे, तो 60% का मार्जिन हो गया। तो क्या आगे से वो कुछ भी चीज बोले तो उसको 60% माइनस करके समझा जाए? गृह मंत्री अमित शाह ने भव्य जानकी मंदिर के शिलान्यास के साथ अपने बिहार अभियान की शुरुआत की है। आज बिहार के सीतामढ़ी में पुनौरा धाम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में अमित शाह ने भूमि पूजन किया। ये मंदिर 882 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बनेगा। ये वही पवित्र स्थान है जिसे माता सीता का जन्म स्थान माना जाता है। मंदिर परिसर 67 एकड़ भूमि में फैला होगा और इसे सिर्फ 11 महीनों में तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। चुनाव से पहले मंदिर के शिलान्यास की टाइमिंग पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। वहीं सरकार का कहना है कि आज हर बिहारी का सपना पूरा होने जा रहा है। अमित शाह ने सीतामढ़ी दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाई। ये ट्रेन उत्तर बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बीच सीधी और किफायती कनेक्टिविटी देगी। आज मां जानकी की जन्मभूमि पर ये जो भव्य मंदिर बनने जा रहा है, मैं मिथिलांचल वालों को कह रहा हूं, ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये मिथिलांचल और बिहार का भाग्योदय का शुरुआत है, भाग्योदय का शुरुआत है। और मिथिलांचल की गरिमा, ये विद्या का स्थान, जहां राजा जनक हुए, याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी हुए, शास्त्रार्थ की परंपरा को यहां चरम सीमा पर आदि शंकर और मंडन मिश्र ने पहुंचाया, और जहां मुनि अष्टावक्र ने अष्टावक्र गीता का ज्ञान दिया, उसको फिर से विद्या का धाम, संस्कृति का केंद्र बनाने की शुरुआत आज यहां से होगी। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज समाचार और कुछ और खबरें। रेलवे ने गुड्स ट्रेन की स्पीड बढ़ाने के लिए भारत में 2 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाए हैं। भारत का सबसे बड़ा और आधुनिक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ऑपरेशनल कंट्रोल सेंटर अहमदाबाद में है। इससे क्या गुड्स ट्रेनों की स्पीड बढ़ी है और भविष्य में कितने और कॉरिडोर्स बनेंगे, इस पर हमारे संवाददाता केतन जोशी ने डीएफसीसी के सीजीएम से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। आप भी सुनिए। ये देखिए, पूरा जितनी गुड्स ट्रेन अभी वेस्टर्न रीजन में 300 से ज्यादा ट्रेन अभी चल रही है और ईस्टर्न में 400, तो ये पूरी मूवमेंट अभी आप लाइव देख सकते हैं। इतना बड़ा यहाँ स्क्रीन है। आइए हम सर से बात करते हैं। सर बताइए। अभी लगभग 700 ट्रेन चल रही हैं। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में 400 और वेस्टर्न में 300। वेस्टर्न में इसकी अभी एवरेज स्पीड लगभग 60 km के पास में है और हमारा उद्देश्य है कि इसको बढ़ा के कम से कम 75 किलोमीटर पे लेके जाएं।
रोड की कंपेयर करें तो रोड की तुलना में हम कितने स्पीड में है, और हर एक बिजनेस हाउस या तो कंपनी है वो चाहती है कि उसका जो फ्रेट रेट है वो कम हो। तो क्या हम इसमें काफ़ी कम लागत से सामान की ढुलाई करते हैं? जी हाँ, जो जिस प्रकार से हम जो हमारा यूएसपी है फास्टर, लॉन्गर एंड हायर, उसके कारण जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है उसमें बहुत कमी आ रही है। और जो हमारे कंटेनर्स हैं, खासकर जो गुजरात में पोर्ट्स हैं, वो कंटेनर्स लगभग एक ट्रिप के बदले में 1.5 से 2 गुना ट्रिप कर रहे हैं। तो लॉजिस्टिक कॉस्ट में बहुत अंतर आया है। फ्यूचर का क्या प्लान है डीएफसी का? पूरे भारत में जो अभी कितना नेटवर्क है और हम कितना जोड़ने वाले हैं? अभी लगभग 2800 किलोमीटर का दो कॉर्डर ईस्टर्न वेस्टर्न है, और अभी 3 कॉर्डर का और डीपीआर सबमिट किया है डिसीजन बनाकर। ईस्ट कोस्ट रेलवे के ईस्ट कोस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉर्डर के लिए, एक ईस्ट वेस्ट के लिए और एक नॉर्थ साउथ के लिए। उत्तरकाशी के धराली में बादल फटने के बाद चौथे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशंस जारी हैं। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आईटीबीपी की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में भारतीय वायुसेना के कई हेलीकॉप्टर्स भी शामिल किए गए हैं। अब तक 400 से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है। हालांकि अभी भी कई लोगों लापता होने की आशंका है। रेस्क्यू ऑपरेशंस में भारतीय सेना के K9 यूनिट की मदद ली जा रही है। इसमें 10 खास ट्रेनिंग वाले डॉग्स को भी लगाया गया है। सेना ने ALH हेलीकॉप्टर्स के जरिए इन्हें मौके पर भेजा है। उत्तरकाशी में रास्तों को अभी भी साफ किया जा रहा है। BRO और सेना टूटे हुए पुल को बनाने में जुटी है। देखिए ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट। इस वक्त हम उत्तरकाशी से गंगोत्री जाने वाले धाम पर हैं और ये है लिमचागाड़ एरिया। इस जगह पर जो मेन पुल था वो धराशायी होगा, जिसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे BRO है, सेना के जवान हैं, सब यहाँ पर इस पुल को युद्ध स्तर पर तैयार करेंगे। और इस पुल के तैयार होने के बाद यहाँ से तकरीबन जो 25 से 27 किलोमीटर की दूरी रह जाएगी और वहाँ तक का एरिया जो है वो कंट्रोल हो जाएगा। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि यहाँ से आगे की तरफ पुल बनाने की कवायद जो है तेज़ हो गई है, क्योंकि यहाँ से जैसे ही पुल बनेगा गाड़ियाँ आगे की तरफ जाएंगी और आगे जाकर धराली में रसद सामग्री पहुँचाई जाएगी। क्योंकि देख रहे हैं हम, आज चौथा दिन है जो घटनाक्रम हुआ था, उसके बाद आपदा के बाद इस पुल को बड़े बड़े बोल्डर के आने के बाद ये पुल एकदम से धराशायी हो गया था। और उसके बाद अब इसे वैकल्पिक तौर पर वैली ब्रिज के तौर पर यहाँ पर बनाया जा रहा है, जिसमें सेना भी है, BRO है। लगातार 15 घंटे हो चुके हैं इनको इसके पूरे रूट को, क्योंकि 50 फीट के आसपास ये पूरा पुल है। और इस पुल को बनाने में जो कवायद है उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि अगले 15 से 20 घंटे और लगेंगे इसको बनाने में। और इसलिए यहाँ पर ये तैयारी की जा रही है ताकि इसको जल्द से जल्द बनाया जाए, क्योंकि यहाँ से कई दूरी तक कई गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं जिनको आगे की तरफ लेकर जाना है। क्योंकि आगे अगर सड़कें टूटी होंगी या क्या व्यवस्था है वो देखना होगा, क्योंकि अभी तक हेलीकॉप्टर के जरिए ही सारी सेवाएं चल रही हैं। और इसी वजह से यहाँ पर ये सारी व्यवस्थाएं जो है की जा रही हैं, ताकि हेली के बजाय यहाँ से रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द से जल्द हो सके। क्योंकि JCB जानी है, क्रेन जानी है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वहाँ पर इस ऑपरेशन को अंजाम देने में सहायक होगी। और इसीलिए यहाँ पर पूरा जो रूट है आप देखेंगे, यहाँ ये JCB से लेकर सारी चीज़ें यहाँ पर कंटिन्यू यहाँ पर लगातार जारी हैं, क्योंकि इससे आगे ये जा नहीं सकते। और इसीलिए वैली ब्रिज बनाने का काम अब युद्ध स्तर पर तेज हो रहा है। और कोशिश यहाँ पर सभी की है कि जल्द से जल्द इसे बनाया जाए ताकि यहाँ से आगे का रास्ता क्लियर हो सके। और अब बात कंज्यूमर अड्डा की। अपने आसपास कबूतरों को दाना डालना आपकी सेहत पर भारी पड़ सकता है। क्या है कबूतरों का आपकी सेहत से कनेक्शन, जानने के लिए देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर। कबूतर जा जा जा।